नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने वो बात तो सुनी होगी कि रोम जल रहा था और नीरो बंसुरी बजा रहा था। जब देश के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई हो, उस समय देश का प्रधान सेवक जाकर किसी ऐसे काम में व्यस्त हो जिसका कोई औचित्य न हो, और प्रधान सेवक का पूरा कर्तव्य हो कि जो समस्याएं देश के अंदर उभर रही हैं उस पर उसका ध्यान हो और न हो, और वो आनंद से किसी और दूसरे काम में मशगूल हो, तो ये कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसुरी बजा रहा था। देश के अंदर आज एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर भूतो न भविष्यति कभी हमने नहीं सुना, अपने बचपन में नहीं देखा, अपनी जवानी में नहीं देखा कि इस प्रकार से देश के बच्चों के साथ और नई पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा। हमने नहीं देखा कि अलग अलग एग्जामिनेशन हुआ करते थे हमारे जमाने में। आज से 10-12 साल पहले तक भी अलग अलग एग्जाम होते थे। अब आपने एम्स के अंदर एग्जाम दिया, आपने दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में एग्जाम दिया। एक जगह बेईमानी हो गई तो चलिए, एक जगह बेईमानी हुई, लेकिन अगर 9 जगह बेईमानी नहीं हुई तो इस बात की संभावना है कि आपको आपके मेरिट के बेसिस पे दूसरी जगह स्थान मिल जाएगा। और बेईमानियां नॉर्मली उस समय हुआ नहीं करती थी। आज से 10-15 साल पहले बेईमानियां हुआ नहीं करती थी। ये जो पेपर लीक के मसले हैं, ये जो पेपर सॉल्वर का एक गैंग नया उभर के सामने आ गया है, ये एक नया डेवलपमेंट है जो पिछले 10-15 साल का डेवलपमेंट है। और आज के तारीख में एक गरीब आदमी के लिए, एक मध्यम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के आदमी के लिए, जिसने अपने सारे संसाधनों को बच्चों के भविष्य के लिए डाइवर्ट कर दिया है और बच्चों को उस शिक्षा दिलाकर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, और जो समाज के लिए बहुत सही बात है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो इसे पिएगा वो शेर बनेगा। और बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के माध्यम से ही किसी समाज को सशक्त किया जा सकता है, और अगर किसी समाज को अशक्त बनाना है, कमजोर बनाना है, तो उसे शिक्षा से दूर किया जाए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, और ये देश ने समझा, समाज ने समझा, कि शिक्षा के माध्यम से ही आदमी शक्तिशाली बन सकता है, अपने परिवार को आगे ले जा सकता है और विश्व में, समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन पढ़ाने के बाद जब बच्चों की अपेक्षाएं जग जाएं, जब उनके सपने जग जाएं, उसके बाद इस प्रकार से कि साहब अब एग्जामिनेशन जो होगा वो अलग अलग कॉलेजेस में नहीं होगा, जेईई होगा, जिसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे जो एग्जामिनेशन होंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराएगी। अगर नीट का एग्जाम होगा तो नीट में एनटीए जो एक नई एक संस्था बना दी गई 7-8 साल पहले, जिसमें कहा गया कि अब अलग अलग मेडिकल कॉलेज या अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, एक ही एग्जामिनेशन कंट्रोलर होगा, एक ही एग्जामिनेशन पूरे हिंदुस्तान में कंडक्ट होगा। पहले जब कोई टीचर बनने जाता था, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था, कॉलेज में अप्लाई करता था, तो 20 कॉलेज में अप्लाई करता था, हर जगह उसका इंटरव्यू होता था, हर जगह उसकी ग्रुप डिस्कशन होता था, और उसकी जो प्रतिभा थी उसको, उसका अंदाजा लगाने का अलग अलग इंस्टीट्यूशन में प्रयास करता था। अगर एक आधे इंस्टीट्यूशन में कुछ घपलेबाजी हो भी गई तो बाकी जगह संभावना थी कि वो सिलेक्ट हो जाता। अब एक नया बोर्ड बना दिया गया, यूजीसी नेट। मतलब अगर आपको शिक्षक बनना है तो यूजीसी नेट क्वालिफाई होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और आज के तारीख में यूजीसी नेट भी यही एनटीए कंडक्ट करा रहा है जो कि नीट करा रहा है। अब एक संस्था अगर आप बना देते हैं, एक सेंट्रलाइज संस्था बना देते हैं, तो सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सेंट्रलाइजेशन में क्योंकि सारी शक्ति एक संस्था के पास
एकत्रित हो जाती है, तो अगर उसमें कोई बेईमानी क्रीप इन कर जाए, या उसका मुखिया बेईमान हो जाए, या उसका कोई ऊपर के स्तर का या नीचे के स्तर का, बीच के स्तर का कोई भी कड़ी उसकी बेईमान हो जाए, तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है। जैसा इस बार नीट की परीक्षा में हुआ, यूजीसी नेट की परीक्षा में हुआ। अब यूजीसी नेट की परीक्षा में 7-8 लाख बच्चे, नीट की परीक्षा में 24 लाख के आसपास के बच्चे, 33-34 लाख बच्चों के भविष्य के साथ, और पेपर लीक हो गया। और ये खबर आज से 2 महीने पहले पता चल गई थी, और ये अखबारों में छप गया था कि पेपर लीक होने वाला है। कोई सावधानी नहीं बरती गई, एहतियात नहीं बरती गई, और पेपर लीक आउट भी हो गया, सब कुछ हो गया। और यूजीसी नेट में जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ, उसके 48 घंटे के अंदर निर्णय ले लिया गया कि साहब पेपर लीक हो गया है, इसलिए पेपर अब निरस्त किया जाता है। 7-8 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। उन्होंने एप्लीकेशन डाली, उसमें पैसे दिए, मेहनत की, ट्रेवल किया, एग्जामिनेशन सेंटर में गए, और एग्जामिनेशन होते ही 48 घंटे के अंदर बता दिया गया कि पेपर लीक आउट हो गया। यही चीज नीट परीक्षा में हुई। लेकिन नीट परीक्षा में जो उनके संचालक महोदय हैं, जो आईआईटी रुड़की के पढ़े हुए हैं, तो कदाचित समझदार व्यक्ति होने चाहिए, आईएएस हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये छोटी मोटी कुछ घटनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन में कुछ सही हुआ है। और वही बात दोहरा दी जो एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, काउंसलिंग होगी, आगे बढ़ेंगे। और जबकि ये वो समय था जब ये लोग ये स्टेटमेंट दे रहे थे, उस समय गोधरा के अंदर बाकायदा पेपर के लीक आउट होने का, अपने छठे छठाए ग्रुप के बच्चों को गोधरा का सेंटर दिए जाने का, बिहार के बच्चों को गोधरा दिए जाने का, पैसे वाले बच्चों को गोधरा सेंटर दिए जाने का, मतलब जिन बच्चों को फायदा पहुंचाना था, जिनको नीट क्वालिफाई कराना था, उन बच्चों के लिए अलग 1-2 दिन का सेशन खोला गया, उनसे अप्लाई कराया गया, वो सेंटर दिया गया जहां हेरा फेरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। और यही चीज बिहार के अंदर हुई। बिहार के अंदर बाकायदा पेपर लीक आउट हुआ, और इस प्रकार के रूप से हुआ जिससे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि यह प्री प्लान्ड था और बच्चों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का संदर्भ लिया गया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिशन दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए नहीं दी थी। और यहां पे ग्रेस मार्क्स देके कुछ बच्चों को बहाने बना के, झूठे बहाने बना के, उनको ज्यादा मार्क्स देके उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज देने के पूरी कुचेष्टा की गई। और जो बच्चे अपनी मेहनत से पढ़े थे, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चे जिन्होंने ये पैसे नहीं दिए थे, उनको ये बाध्य किया गया कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़िए और 1-1, 1.5 करोड़ की फीस दीजिए, तब आप डॉक्टर बनने की सोचिए। तो देश के समाज के साथ एक प्रकार का न्याय हुआ, गरीब बच्चों के साथ अन्याय हुआ और अमीर बच्चों के साथ फायदा हुआ। कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी पूरी निष्ठा, हमारा पूरा ध्यान जो है वो देश के बच्चों के साथ है, युवाओं के साथ है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन ये बेईमानी कुछ जगह हुई है, सब जगह नहीं हुई, इसलिए री एग्जामिनेशन करा के हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे जिन गरीब बच्चों और मध्यम वर्ग के बच्चों ने मेहनत करके अच्छे मार्क्स इसमें पास किए। अब ये देखिए कितना बड़ा विरोधाभास, कितना बड़ा षड्यंत्र है। अगर बेईमानी सारे सेंटर्स में हो गई होती, मान लीजिए, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी। अगर कुछ सेंटर्स में समस्या हुई है, 10-15 हजार बच्चों को इसका फायदा मिला है, तो सारा खेल तो वही है। माने 95% सेंटर्स में बेईमानी नहीं हुई और 5% में बेईमानी हुई, और वो भी बेईमानी व्यवस्थित रूप से कराई गई। सेंटर्स चुने गए, बच्चों से पैसे लिए गए, उनको वहां बिठाया गया, पेपर उनको रटाया गया और उनको बिठाया गया, तो आपने पूरी मेरिट लिस्ट को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो बच्चे कोर्ट में नहीं गए थे, उन बच्चों के साथ तो आपने अन्याय किया ही किया।
आपने खुद ये एडमिट करके कि करीब 15-20 हजार बच्चों के साथ ही केवल खिलवाड़ हुआ है, ये स्पष्ट कर दिया कि मेरिट के साथ कंप्रोमाइज हुआ है। अगर ये पेपर लीक आउट पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे बच्चों को हो गया होता तो बेईमानी जो है वो कंपेंसेट हो जाती, एक दूसरे से स्क्वायर ऑफ हो जाती, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, अब एक नया मुद्दा उसमें जोड़ दिया गया है और किस प्रकार का कुचक्र है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। उसमें एक गेस्ट हाउस के अंदर एक व्यक्ति रुका था, जब वो रुका था तो उसने जो एंट्री की थी रजिस्टर के अंदर, उसमें मंत्री जी लिखा था, और क्योंकि उसमें मंत्री जी लिखा था इसलिए वो तेजस्वी यादव का काम है। अब पहली बात तो ये पूछिए, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके नाम के सामने यादव लगा है या उसके नाम के सामने नाम से पता चलता है कि वो मुसलमान है, तो उसे तुरंत अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से जोड़ दीजिए। जैसा कि देवेश ठाकुर साहब ने भी कहा और एक और गिरिराज सिंह ने भी कहा कि हमें यादवों और मुसलमानों का हम काम नहीं करेंगे। मतलब अभी तक तो ये हिंदू मुसलमान को बांटते थे, अब तो ये हिंदू हिंदू को बांटने लगे। ये हरियाणा के अंदर जाटों का काम नहीं करेंगे, राजस्थान के अंदर जाटों का काम नहीं करेंगे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जाटुओं का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहन जी को वोट देते हैं, ये बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों का काम नहीं करेंगे क्योंकि यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और आरजेडी को वोट देते हैं। अगर इस प्रकार देश के समाज के अंदर भेदभाव करेंगे और केवल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि हिंदू हिंदू की लड़ाई करेंगे। अच्छा, कोई इनसे पूछे कि अगर कोई आदमी गेस्ट हाउस के अंदर एंट्री लिखता है और उसमें एंट्री करता है मंत्री जी लिखता है ब्रैकेट में, तो उसमें तेजस्वी यादव कैसे पिक्चर में आ जाते हैं? कोई ये बताए बुद्धिमान व्यक्ति जो ये आरोप लगा रहा है और तेजस्वी यादव से अपेक्षा कर रहा है कि इस बात का जवाब दें और स्पष्टीकरण दें, तेजस्वी यादव किस चीज के मंत्री हैं? कौन सा मंत्री पद उनके पास है? मंत्री थे, अब नहीं है। तो अगर मंत्री जी का ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका माने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज भी मंत्री है। तो धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं, वो बिहार के कोई मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव इसलिए नहीं हो सकते कि तेजस्वी यादव मंत्री है ही नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव के नाम को भटकाकर, पूरी बहस को भटकाकर, अरे भाई ग्रेस मार्क्स किसने दिए? तेजस्वी यादव ने दी। और ग्रेस मार्क जबकि एलिजिबिलिटी नहीं थी और जब 719 और 718 नंबर दिए गए, ये क्या तेजस्वी यादव ने दिए? जब झज्जर के अंदर ये पूरी कहानी बताई गई कि साहब एक बैंक के अंदर पेपर रखे थे और वहां जाके एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्ज को लेने थे, जब वहां गए तो बैंक वालों ने कहा साहब दूसरे बैंक से भी लीजिए, इस बैंक से लिए, दूसरे बैंक से भी लिए और दूसरे बैंक के पेपर से एग्जामिनेशन करा दिया। और बाद में हुआ कि साहब हमने ग्रेस मार्क इसलिए दे दिए कि एग्जामिनेशन लेट शुरू हुआ, जबकि एग्जामिनेशन लेट शुरू ही हुआ था, वो तो संचालिका ने बता दिया एग्जामिनेशन लेट सेंटर शुरू नहीं हुआ था। केवल ये हुआ था कि नंबर 1 सेट से एग्जाम नहीं हुआ था, दूसरे सेट एग्जाम से हुआ था, जिससे बच्चों को कोई अंतर नहीं पड़ा, उन्हें पता भी नहीं चला कि वो दूसरे सेट से एग्जाम दे रहे, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये क्या तेजस्वी यादव ने किया था? तो तेजस्वी यादव किस बात का स्पष्टीकरण दें जबकि वो मंत्री है ही नहीं? अच्छा, ये खबर इनको कौन दे रहा है? ये कह रहे हैं साहब ईओडब्ल्यू खबर दे रहा है। तो ईओडब्ल्यू तो ऐसी विज्ञप्ति निकालता नहीं है और विज्ञप्ति निकालनी भी नहीं चाहिए। भाई कोई भी जांच अधिकारी है या जांच एजेंसी है, उसको जब तक जांच चल रही है तब तक जो सूत्र उसको मिल रहे हैं, जो खबरें उसको मिल रही है, उसको जग जाहिर करने का कोई लीगल राइट भी नहीं है और करते भी नहीं है वो। इसका मतलब यह है कि आप डिस्कोर्स को चेंज कर दीजिए, लोगों के सोचने के तरीकों को चेंज कर दीजिए, लोगों को भटका दीजिए। अरे अगर अपोजिशन वाले इतने सशक्त हैं कि वो ग्रेस मार्क्स भी दिला देते हैं, पेपर लीक आउट भी कर देते हैं, आपके सिस्टम में भेद भी कर देते हैं और उसके बाद जो एनटीए के चेयरमैन हैं उनसे स्टेटमेंट भी दिला देते हैं कि छोटी मोटी घटना है, और उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री से भी स्टेटमेंट दिला देते हैं कि बड़ी छोटी मोटी घटना है, तो देश के प्रधानमंत्री बना दीजिए तेजस्वी यादव का, अगर वो इतने ज्यादा सर्वशक्तिमान है। और देश का अगर पूरा आपका सीबीआई, ईडी और बाकी दुनिया भर की जितनी एजेंसीज हैं उनका चक्र इतना कमजोर हो गया है कि विपक्षी दल का एक नेता
जो आज सत्ता में नहीं है वो इतना सशक्त है और आपकी जो एजेंसीज हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और बाद में किसी विपक्षी दल के नेता पे उसके भार डालने का प्रयास कर रही हैं और फिर कह रही है कि वो स्पष्टीकरण के दे। तो अगर मान लीजिए मैं था आज से बीएचयू में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एक इलेक्शन लड़ा था और आज से 50 साल पहले वहां मैं मिनिस्टर फॉर बैंकिंग फाइनेंस एंड लोन्स था, मंत्री था 50 साल पहले। अगर रजिस्टर में एंट्री करते समय मंत्री जी लिखा है क्योंकि 50 साल पहले अखिल स्वामी मंत्री थे तो मैं स्पष्टीकरण दूंगा। अरे जो मंत्री हैं वो स्पष्टीकरण देंगे, इसका मतलब यह है कि रजिस्टर। अच्छा, फिर जो किसी भी गेस्ट हाउस में, एनएचएआई के गेस्ट हाउस में या पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में या इरिगेशन डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में या सर्किट हाउस में जो कोई एंट्री मिलती है तो किसी को भी मिल जाती है, या उसी प्रकार से मिल जाती है जैसे किरण भाई पटेल को कश्मीर के अंदर Z+ सिक्योरिटी मिल गई थी। मैंने किरण भाई पटेल जो संदिग्ध व्यक्ति था और जिसके ऊपर एफआईआर थी उसको Z+ सिक्योरिटी मिल गई। वो कश्मीर में सीमावर्ती इलाके में घूमता रहा, आर्मी ऑफिसर से और सिविल सर्वेंट से मिलता जुलता रहा, अंदर की खबर लेता रहा और बाद में पता चला कि ये फ्रॉड आदमी था और Z+ सिक्योरिटी लेके घूमता रहा। इतनी लचर सुरक्षा व्यवस्था हमारी है क्या? इसका मतलब गेस्ट हाउस में जो आदमी रुका और केवल मंत्री जी लिखा और उसने किसी के बिना रेफरेंस के उसको आपने कमरा दे दिया और उसके बाद उससे तार कहीं और जोड़ने का प्रयास किया, इसका माने वो जो एनएचएआई का गेस्ट हाउस है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे गेस्ट हाउस में एंट्री लेते समय या किसी को कमरा देते समय, या मान लीजिए मैं चला जाऊं कहूं कि फलाने मंत्री का मैं आदमी हूं तो मुझे कमरा मिल जाएगा क्या? या हिंदुस्तान की 142 करोड़ लोगों को कमरा मिल जाएगा क्या? इसका माने देश की बच्चों के साथ, देश की जनता के साथ, देश के समाज के साथ जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, जब देश के बच्चे सड़कों पे उतरे हुए हैं, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब हर जिला स्तर पे कांग्रेस के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले संघर्ष कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले संघर्ष कर रहे हैं, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कश्मीर में जाके योगा कर रहे हैं। आप योगा करिए, लेकिन इस समय देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो यूजीसी नेट और नीट परीक्षा का लीकेज है। ये समस्या है। प्रधान सेवक का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। देश के अंदर रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर 13 महीने से आग नहीं सुलझाई जा सकी है। अब तो बल्कि उड़ीसा के अंदर, बालासोर के अंदर भी धार्मिक उन्माद और दंगे शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के अंदर परेशानी शुरू हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अटैक शुरू हो गए और आप योगा कर रहे हैं। अरे योगा तो तब करिए दिमाग शांत हो। आपका दिमाग शांति नहीं होना चाहिए जब देश इन दुर्व्यवस्थाओं से और संकटों से जूझ रहा है। गर्मी भीषण पड़ रही है, सूखे के आसार नजर आ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और आप योगा कर रहे हैं। कैसे आपका मन स्थिर होगा? कैसे आपका मन स्थिर होगा जब देश की इन समस्याओं के से आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक सेंटेंस बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश की एक मंत्री को कहा जाता है बोर्ड के अंदर लिखो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो लिख नहीं पाती हैं, 12वीं पास हैं। जो लोग उनको करते देखते हैं या उनके वीडियो जो आज हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, उससे क्या मैसेज लोगों के अंदर जा रहा है? बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे? बच्चे क्या आगे बढ़ने की सोचेंगे? तो अगर देश के इन 30 लाख बच्चों के साथ अगर उनके माँ बाप, उनके बाबा दादा नाना, उनके चाचा ताऊ, जितने घर के लोग हैं, उनके प्रति आपकी कोई संवेदनाएं हैं, अगर उनके बारे में अगर आप सोचते हैं, तो आप ऐसी बात करिए जिससे कि आप पता चले कि ये आगे हम ऐसा कर लेंगे, नए रूल बना देंगे, रूल्स और कठिन बना देंगे, आगे ब्लॉक। अरे तो पिछले 7 साल में आपने क्यों नहीं किया? और केवल इस साल ये सारी इतनी बड़ी बेईमानी क्यों नजर आई? पहले तो ऐसा नहीं हुआ। नीट के अंदर कम से कम, यूजीसी नेट में भी नहीं हुआ। और बाकी आप जितने कांस्टेबल के एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पे जो बाकी शिक्षा मित्र हैं वो बैठे रहते हैं, आप उनकी तरफ नहीं सोचते। तो ये समाज के अंग है। इन्होंने आपको वोट देके सत्ता में बिठाया है। अगर इन्होंने आपको सत्ता में बिठाया तो इनके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व कर्तव्य है ना।
या केवल आप यादवों के अगेंस्ट भड़काकर, जाटों के अगेंस्ट भड़काकर, मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के अगेंस्ट भड़काकर देश में सत्ता बने रखना ही आपका उद्देश्य है? क्या आप ये नहीं मानते, जो मैं मानता हूं, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का 142 करोड़ जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, जाट हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, उन सबको मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, समाज को संगठित और एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, या उनको तोड़कर सत्ता का सुख पाना ही आपका केवल कर्तव्य है? तो मुझे इस बात पे आपत्ति है कि जब इन बड़ी बड़ी समस्याओं से देश जूझ रहा है, आप कश्मीर में जाके योगा कर रहे हैं और ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं, जबकि देश की जनता यहां गर्मी से झुलस रही है, 45 डिग्री में झुलस रही है, पानी पीने की व्यवस्था यहां नहीं है, जबकि दिल्ली के अंदर एलजी साहब सरकार के मालिक हैं, जो आपने अध्यादेश जारी किया उसके अनुसार, और आप, लेकिन चलिए एक अच्छा खबर है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं। और देश के इंडिया अलायंस के सभी अपोजिशन वालों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये समय है जबकि देश की जनता के साथ खड़ी हुई है, देश के बच्चों के साथ खड़ी हुई है, सड़कों पे निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए और मेरे देश के बच्चों को सपनों से टूटने के लिए बचाइए, वरना हम जैसे सत्ता पक्ष को माफ नहीं करेंगे, आपको भी माफ नहीं करेंगे। तो आपको सड़क पे निकलना होगा, आपको प्रोटेस्ट करना होगा, रीनीट कराना होगा, और ये जितने लूप होल्स हैं और ये जो माफिया काम कर रहा है, जो एग्जामिनेशन को लीक कराता है और बच्चों के साथ अन्याय करता है, इसको एक्सपोज करना होगा, इनको जेल के पीछे भेजना होगा, तभी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। जनता ने आपको इस बार अच्छी सीटें दी हैं, उन सीटों के बदले में आपको उनके लिए संघर्ष करना होगा और उनके आंसू पूछने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।